नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक के यूट्यूब लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और मेरे साथ आज कैमरे पर हैं मेरे सहयोगी दीपक सिंह। आपको पता है आजकल मुंबई पुलिस जो है वो लाइन ऑफ फायर पर है, यानी लोगों के गुस्से का शिकार बन रही है। वजह आप सब जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत का मामला, जिसकी तफ्तीश पर ज़्यादातर लोगों ने मुंबई पुलिस की तफ्तीश पर भरोसा नहीं जताया और लोग मुंबई पुलिस से खफा भी हैं। लेकिन आज मैं आपको मुंबई पुलिस के तफ्तीश की, मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की एक ऐसी शानदार कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा। आपको इस मायने में अच्छा लगेगा कि पुलिस वाले कई बार ऐसे मामले जो इतने हाई प्रोफाइल नहीं होते या आम लोगों से जुड़े हुए मामले होते हैं, उनको भी सुलझाने में कितना एफर्ट करते हैं और किस तरह से पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़कर गुनहगारों तक पहुंचती है। आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो केस 2014 की है। काफ़ी पुराना मामला है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया वो बहुत ही अहम है, बहुत ही ख़ास है। ये मामला है एक लड़की के कत्ल का। तो आइए शुरुआत करते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि मुंबई में 6 जनवरी की सुबह कुर्ला के पास एक जगह है जिसका नाम है कंजूर मार्ग। कंजूर मार्ग में कुछ जंगली इलाके हैं, मतलब रोड के दोनों तरफ घने जंगल हैं। उन जंगलों में 6 जनवरी की सुबह एक लड़की की लाश मिलती है। जहां लड़की की लाश पड़ी हुई मिली वहाँ कोई और दूसरी चीज़ नहीं मिली। कहने का मतलब कोई बिलोंगिंग्स उस लड़की के साथ वहाँ पर नहीं थी, लेकिन लड़की की लाश जो है वो आधी जली हुई थी और पास में ही पेट्रोल से जलाए जाने के निशान भी मिले थे। मतलब कुछ पेट्रोल तो इवेपोरेट हो जाता है, आपको पता है, लेकिन उसके दाग रह जाते हैं। वो चीज़ें वहाँ पर मिली थी, जिसको देखकर पुलिस को एक बात समझ में आ गई कि मामला कत्ल का है और कातिल ने लाश को जलाकर जो है इस मामले में पुलिस को उलझाने की कोशिश की है। तो पुलिस जो है इस कोशिश में लगी कि सबसे पहले इस लड़की की पहचान पता की जाए। चूँकि जंगल के बीच में लाश मिली थी, तो पहले तो पुलिस को इस एफर्ट में काफ़ी वक्त लगा, लेकिन जल्द ही इस लड़की के घर वालों ने पुलिस से संपर्क किया। और जब घर वालों ने संपर्क किया तो घर वाले तो यही पता करने आए थे कि लड़की हमारी गई कहाँ। वो ट्रेन से ट्रैवल करके मुंबई पहुंची थी और उसके बाद गायब हो गई थी बीच रास्ते से। तो पुलिस ने जब उनको इस लड़की की लाश दिखाई और लाश की तस्वीरें खासकर दिखाई, तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ, ये हमारी बेटी की ही लाश है। अब जो मरने वाली लड़की है, मैं उसकी पहचान आपको बताऊं, वो एक इंजीनियर थी। तकरीबन 30-32 साल उसकी उम्र थी और उसका नाम था एस्थर अनुया। तो एस्थर अनुया जो है वो मछलीपट्टनम गई हुई थी मुंबई से क्रिसमस की छुट्टियों में, और क्रिसमस मनाने के बाद वो 5 जनवरी को मुंबई लौट रही थी। तो मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस है कुर्ला में, जहां वो ट्रेन से उतरी और ट्रेन से उतरने के बाद उसे अपने घर जाना था टैक्सी लेकर। लेकिन बहुत ही रहस्यमय तरीके से ये लड़की बीच रास्ते में ही गायब हो गई। घर वाले इंतज़ार करते रहे, उसके मोबाइल फ़ोन पर बहुत बातचीत करने की कोशिश की, कई बार फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन हर बार अनआंसर्ड जाता रहा, नो रिप्लाई आता रहा। तो घर वालों ने परेशान होकर फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। चूँकि ये लड़की जो है वो मछलीपट्टनम से रवाना हुई थी मुंबई के लिए और ट्रेन से ट्रैवल करके आ रही थी, मुंबई में उतरी थी, तो और उसके पहले तक घर वालों से उसकी बातचीत भी हो रही थी। तो इस मामले में सबसे पहली जो रिपोर्ट है वो जीआरपी ने दर्ज की, कुर्ला जीआरपी ने। जीआरपी मतलब गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। आपको बताऊं, हमारे देश में रेलवे में कानून व्यवस्था और रेलवे के सामान की हिफाजत के लिए 2 पुलिस फोर्सेस काम करती है। एक जीआरपी, जिसे गवर्नमेंट रेलवे पुलिस कहते हैं, और दूसरी है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो ये जो जीआरपी है ये तो स्टेट गवर्नमेंट की ही फोर्स होती है, लेकिन उनकी ड्यूटी जो है वो अटैच्ड होती है रेलवे स्टेशन से और उसकी विसिनिटी से, उसकी लोकेलिटी से। जबकि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस होती है और उसका ज़्यादातर काम जो है रेलवे के चीज़ों
की रखरखाव करना, देखभाल करना होता है। तो दोनों का ज्यूरिसडिक्शन थोड़ा सा बटा हुआ भी है, अलग भी है। हालांकि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, क्लैश ऑफ ज्यूरिसडिक्शन भी इन दोनों फोर्सेस के बीच में अक्सर होती रहती है। बहरहाल, ज़्यादा ना भटकते हुए फिर मुद्दे पर वापस आता हूँ। तो इस मामले में जीआरपी ने रिपोर्ट दर्ज की और इस मामले की तफ्तीश शुरू की। जब तफ्तीश जीआरपी ने शुरू की तो जीआरपी ने देखा एस्थर अनुया को ट्रेन से उतरकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बाहर आते हुए कुर्ला में। तो ये इस बात का एविडेंस था, इस बात का प्रमाण था कि वो लड़की मछलीपट्टनम से वाकई ट्रैवल करके मुंबई पहुंची थी और कुर्ला स्टेशन में भी वो उतरी थी। लेकिन इसके बाद जब वो सीसीटीवी की रेंज से बाहर गई, उसके बाद वो कहाँ गई ये जीआरपी को भी पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन चूंकि मामला उसके कत्ल का था और मामला बेहद संगीन था, लाश उसकी मिल चुकी थी, तो जीआरपी ने अपने तरफ से इस मामले को सुलझाने की बड़ी कोशिश की और बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज जो है वो जीआरपी ने स्कैन भी की। और जीआरपी ने बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज को स्कैन करने के बाद एक आदमी पर जीआरपी को शक हुआ, जिस आदमी का नाम मैं आपको बताता हूं। उस आदमी का नाम था चंद्रभान सनाप। चंद्रभान सनाप जो है एक 28 साल का नौजवान था जिस पर पुलिस को शक हुआ। हालांकि पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज स्कैन किए तो अनगिनत लोग जो है उस सीसीटीवी फुटेज में देखे गए और उसमें से बहुत सारे लोगों को फिल्टर भी किया गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने, और इस तरह से बहुत सारे लोगों से पुलिस ने पूछताछ भी की। और इसी कड़ी में चंद्रभान सनाप नाम के इस 28 साल के नौजवान से भी पुलिस ने पूछताछ की। जब इससे पूछताछ की तो पता चला कि ये लड़का जो है वो कुर्ला के पास ही एक स्लम है, साई सोसाइटी स्लम कहते हैं, कंजूरमार्ग इलाके में, वहाँ का ये रहने वाला है। और चूंकि वो रात को वहाँ रेलवे स्टेशन के आसपास देखा गया था और जो भी सस्पेक्टेड लोग थे उन सारे सस्पेक्टेड लोग से जीआरपी पूछताछ कर रही थी, तो चंद्रभान सनाप से भी पूछताछ की। और जब पूछताछ की तो चंद्रभान सनाप ने बताया कि मैं वहाँ गया था किसी काम से। उसने कोई स्टोरी सुनाई पुलिस को और पुलिस ने उससे पूछा कि तुम अपना मोबाइल नंबर दो, हम क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि तुम कहाँ थे, कहाँ गए थे, क्या है। तो उसने एक मोबाइल नंबर भी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को दी थी। लेकिन गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जो है इस इन्वेस्टिगेशन में चंद्रभान सनाप को उसने छोड़ दिया, जाने दिया, क्योंकि मोबाइल नंबर जब पुलिस को मिला तो पुलिस को ये लगने लगा कि इस आदमी का या चंद्रभान का इस कत्ल के मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने एफर्ट तो बहुत किए, बहुत सारे लोगों को पकड़ने की भी कोशिश की। चंद्रभान सनाप के बहुत करीब वो पहुंच भी गई, उससे पूछताछ भी की, लेकिन पुलिस ने उसको जाने दिया। उसके खिलाफ पुलिस को कोई सबूत या सुराग नहीं मिले तो उसे छोड़ दिया। लेकिन जब वक्त गुजरता रहा, काफ़ी दिन हो गए, तो फाइनली इस मामले की जांच जो है वो मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी गई। और जब क्राइम ब्रांच के हवाले इस मामले की जांच की गई तो क्राइम ब्रांच ने इस मामले को बहुत ही इंटेंस तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। आपको पता है मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वो बड़ी मशहूर है। जिस तरह से दिल्ली में स्पेशल सेल है जिसके इन्वेस्टिगेशन की बड़ी चर्चा होती है, और ख़ासकर वो टेररिस्ट वगैरह के जो भी प्लॉट्स होते हैं, टेरर प्लॉट, उसको फेल करने में लगी रहती है स्पेशल सेल। ठीक इसी तरह से क्राइम ब्रांच भी वहाँ टेरर एक्ट्स पर भी नकेल कसती है, प्लस वो क्राइम के मामले भी सॉल्व करती है। तो क्राइम ब्रांच को मामले की जांच दी गई और क्राइम ब्रांच ने बड़ी मेहनत की। आपको मैं बताऊं, क्राइम ब्रांच ने 33 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जो है वो स्कैन किया और कई घंटों के फुटेज पुलिस ने स्कैन की। 1 लाख से ज़्यादा CDR, कॉल डिटेल रिपोर्ट्स जो है उसको क्राइम ब्रांच वालों ने देखा, पढ़ा, ये समझने की कोशिश की कि कौन प्रोबेबल क्रिमिनल हो सकता है, कौन इस लड़की को रेलवे स्टेशन से अगवा कर सकता है, किडनैप कर सकता है। और तकरीबन 2500 लोगों से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ भी की। और इतना लंबा एफर्ट, इतनी गहन छानबीन करने के बाद फाइनली पुलिस को 2 लोगों पर शक हुआ। ये 2 लोग कोई और नहीं बल्कि एक तो वही चंद्रभान सनाप था और एक उसका दोस्त जिसका नाम है नंद कुमार साहू। इन दोनों पर पुलिस को शक हुआ। शक होने की जो सबसे बड़ी वजह थी, 2 वजहें थी बेसिकली। एक वजह तो ये थी कि ये चंद्रभान सनाप जो है
उस वक्त रेलवे स्टेशन के आसपास देखा गया था जिस वक्त एस्थर अनुया नाम की वो लड़की रेलवे स्टेशन से किडनैप हुई थी। एक तो वजह ये थी। हालांकि आप कहेंगे कि भाई उस समय तो बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन के आसपास देखे गए होंगे, इसी पर शक क्यों? तो जो दूसरी वजह थी वो वजह ये थी कि जब एस्थर अनुया की लाश मिली और लाश मिलने के बाद जब ये बात पब्लिक में आई, मतलब लोगों को पता चला कि जिस लड़की की हत्या हुई है वो एस्थर अनुया है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, तो कहने का मतलब 2-4 दिन बाद, लाश मिलने के 2-4 दिन बाद, ये चंद्रभान सनाप और नंद कुमार साहू, ये जो दोनों रहते थे कंजूरमार्ग स्लम में, ये दोनों अपने अपने झुग्गियों से गायब हो गए थे, कहीं चले गए थे। और जब क्राइम ब्रांच ने मामले की तफ्तीश की और क्राइम ब्रांच को इन दोनों पर शक हुआ, तो पुलिस जो है छानबीन करते करते उस स्लम तक पहुंची जहां चंद्रभान सनाप रहता था। और वहां जाकर पुलिस ने पता किया तो पुलिस ने देखा कि चंद्रभान सनाप भी गायब है और नंद कुमार साहू नाम का एक और लड़का जो उसी के पास रहता है और दोनों एक दोस्त हैं अच्छे, पुलिस ने ये भी पता कर लिया था, वो दोनों गायब है। तो जब दोनों लोग गायब मिले क्राइम ब्रांच को, तो क्राइम ब्रांच को लगने लगा कि हो ना हो दाल में कुछ काला है और इसीलिए ये दोनों गायब है। तो पुलिस ने फिर चंद्रभान सनाप और नंद कुमार साहू के बारे में और जानकारियां जुटानी शुरू की और पुलिस को यह भी पता चला कि चंद्रभान सनाप नाम का जो लड़का 28 साल का, जो उनका प्राइम सस्पेक्ट था इस मामले में, वो पहले क्लीन शेव्ड था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये 5 जनवरी को घटना हुई थी और क्राइम ब्रांच की तफ्तीश जो है वो चलते चलते जनवरी पूरी हो गई, फरवरी पूरा ख़त्म हो गया, उसके बाद मार्च महीने में एंटर कर चुकी थी क्राइम ब्रांच की तफ्तीश और मार्च महीने का पहला हफ्ता था। तो इस समय तक पुलिस को ये पता चला कि चंद्रभान सनाप जो है वो पहले क्लीन शेव्ड हुआ करता था, लेकिन आजकल वो जो है वो दाढ़ी रखता है और बहुत लंबा सा वो तिलक भी लगाता है। तो इस तरह का अपीयरेंस उसने बना लिया था। लेकिन साथ में पुलिस को ये भी पता चला कि अपीयरेंस तो बेशक ही है, लेकिन वो अब कुर्ला में नहीं रहता, बल्कि पिछले 1.5-2 महीने से वो अपने घर से गायब है। तो पुलिस ने फिर उसका ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला, उसके नाते रिश्तेदारों के बारे में पता किया और पता चला कि वो नासिक चला गया है। तो पुलिस जो है क्राइम ब्रांच मुंबई की, वो नासिक पहुंची और वहाँ उन्होंने जाल बिछाया उसको पकड़ने के लिए, ट्रैप जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और फाइनली चंद्रभान सनाप को पुलिस ने पकड़ा। और दूसरी तरफ ये जो नंद कुमार साहू था, इसे पुलिस ने झारखंड से पकड़ा। दोनों ने पहले इस मामले में अपनी अनभिज्ञता जताई, कहा कि उसे नहीं पता लड़की की हत्या किसने की, क्यों की, हमारा क्या लेना देना है, हम क्यों मारेंगे। लेकिन जब उनके साथ पुलिस ने सख्ती की तो दोनों ने इस घटना में अपनी संलिप्तता की बात, अपने शामिल होने की बात कबूल कर ली, स्वीकार कर ली। अब चंद्रभान सनाप ने जो स्टोरी सुनाई, आप वो सुनिए, वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है। 5 तारीख की सुबह को जब एस्थर अनुया रेलवे स्टेशन से बाहर निकली, उस समय तकरीबन 4 बज रहे थे और चूंकि जनवरी का महीना था तो आप समझ सकते हैं कि सूरज देर से उगता है और काफ़ी अंधेरा था। और ये जो चंद्रभान है, ये शराब के नशे में धुत था। इसने रात भर जमकर शराब पी थी और इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि ये शराब भी तो था ही, साथ ही साथ ये छोटी मोटी चोरी झपटमारी की घटनाओं को भी अंजाम देता था। इस पर पहले भी बहुत सारे मुकदमे स्नैचिंग के, थेफ्ट के दर्ज थे। तो ये 5 जनवरी की सुबह रेलवे स्टेशन कुर्ला इसी इरादे से पहुंचा था कि इसको कोई शिकार वहां मिले जिसके बैगेज और उसकी कीमती चीज़ें ये लूटे या चुरा ले और वहां से फरार हो जाए। तो कुल मिलाकर अपने शिकार की तलाश में वो वहां घूम रहा था और घूमते घूमते रेलवे स्टेशन में उसने अचानक ये नोटिस किया कि एक ट्रेन आकर रुकी है और बहुत सारे पैसेंजर बाहर निकल रहे हैं। तो वो अपने शिकार की तलाश में लग गया कि मैं किसको टारगेट करूं, और फाइनली उस चंद्रभान को ये जो इंजीनियर है जो लौट रही थी मछलीपट्टनम से, एस्थर अनुया, वो नज़र आई और अनुया के पास जाकर उसने कहा कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और आप बताइए कहाँ चलना है। तो एस्थर अनुया ने अपना डेस्टिनेशन बताया कि मेरा घर यही है, कंजूर मार्ग से आगे, तो कंजूर मार्ग होते हुए रास्ता है। तो ये जो चंद्रभान है उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा, 300 रुपये लगेंगे। तो एस्थर इस बात के लिए राज़ी हो गई और ये जो चंद्रभान था
ये बहुत एटिकेट्स के साथ, बहुत इज्जत के साथ बातचीत कर रहा था, ताकि जो इसकी प्रोबेबल प्रे है, मतलब जो संभावित शिकार है, वो इसकी जाल में फंस जाए। और हुआ भी यही, जब बहुत ही झुक कर अदब से, इज्जत से चंद्रभान ने बातचीत करने की शुरुआत की, तो एस्थर को उस पर भरोसा हो गया कि हाँ, ये जेन्युइन टैक्सी ड्राइवर है। और चंद्रभान ने अपना भरोसा जीतने के लिए, उसका भरोसा जीतने के लिए, अपना मोबाइल नंबर तक एस्थर को बिना पूछे पहले ही लिखा दिया कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, नोट कर लीजिए आप, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। ये सब बोलते हुए वो रेलवे स्टेशन के अंदर की तरफ से इस लड़की को लेकर बाहर भी आया। तो आगे पीछे चल रहे थे, बिल्कुल साथ साथ नहीं चल रहे थे। और बाहर आने के बाद उसने ये कहा कि मैं आपको यहाँ तक लेकर तो आया, बट आई एम सॉरी कि मैं आज टैक्सी लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो मुझे लगा कि एक बार मैं एफर्ट करके देख लूँ, अगर कोई पैसेंजर मुझे मिल जाए। मेरे पास बाइक है, इफ़ यू डोंट माइंड आप मेरे साथ बाइक में चलिए। तो पहले तो थोड़ी रिलक्टेंट थी वो एस्थर अनुया, उसके पास एक ट्रॉली बैग था, एक छोटा सूटकेस भी था। लेकिन जब चंद्रभान ने बहुत इंसिस्ट किया और कहा कि अरे आप चलिए, मैं छोड़ दूंगा, आप मतलब मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं कितने मुश्किल से कस्टमर अरेंज करता हूँ। जब ये सब बातें उस चंद्रभान ने एस्थर को कही, तो एस्थर को लगा कि चलो ठीक है, जब बोल रहा है तो बाइक पर ही ट्रैवल कर लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत तो है नहीं, ऐसा सच बैग पकड़ के बैठ जाऊँगी और 300 रुपये दे दूँगी। तो उसके बाद एस्थर उसकी बाइक में सवार हो गई। यहाँ पर आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा, जो मेरे मन में भी था, वो ये कि एक लड़की एक अनजान आदमी के साथ रात के अंधेरे में बाइक पर ट्रैवल करने के लिए क्यों तैयार हो गई। ये बहुत ही ऐसी बात है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। तो इसका जवाब यह है कि ये जो चंद्रभान है, एक तो ये इसने विश्वास जीतने की का जो इसका मिशन था, इसमें वो शुरू से ही लगा हुआ था। पहले तो इसने बहुत अच्छे से, बहुत मीठे तरीके से बातचीत की उस लड़की से, बहुत इज्जत दिया उसको, और उसके बाद उसने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर भी दे दिया। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये था कि वो रेलवे स्टेशन के बाहर आकर बोलने लगा कि मुझे कमाना है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरी टैक्सी आज मैं नहीं ला पाया, कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो एक स्टोरी सुनाई जिससे वो अनुया थोड़ी और कन्विंस्ड हुई। और जो आखिरी और सबसे कंक्रीट चीज़ थी जिसकी वजह से वो अनजान आदमी के साथ जाने के लिए लड़की तैयार हुई, वो बात ये थी कि इस चंद्रभान ने अपनी गाड़ी जस्ट आरपीएफ के पुलिस थाने के सामने पार्क करके रखी थी, अपनी बाइक, गाड़ी मतलब आई एम सॉरी बाइक, तो वो बिल्कुल वहाँ थाने के सामने पार्क करके रखी थी। तो ये भी एक ऐसा एफर्ट था, या ऐसा आप कहिए कि ट्रैप था, जिसे देखकर उस लड़की को लगा कि पुलिस थाने के इतने सामने इसने गाड़ी लगाई है, तो जाहिर है ये कोई मतलब कोई चोर उचक्का या बदमाश तो हो नहीं सकता, ज़रूर ये टैक्सी ड्राइवर ही होगा, तभी इसने इतने कॉन्फिडेंट से पुलिस थाने के सामने लगाई। मतलब उस लड़की का माइंड भी कैलकुलेट कर रहा था। तो फाइनली उसने कैलकुलेट यही किया कि ये लड़का जेन्युइन है, तो इसके साथ ट्रैवल कर सकती हूँ, ये सोचकर वो लड़की इसके साथ गाड़ी में बैठ गई। और उसके बाद कुर्ला से वो गाड़ी मतलब बाइक, मैं बार बार जिसे कहते हैं कि थोड़ा कंफ्यूज कर दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमारी तरफ बाइक को भी गाड़ी बोलते हैं। हालांकि मुझे यहाँ दिल्ली आने के बाद पता चला कि गाड़ी जो है 4 व्हीलर के लिए ही कहा जाता है, और बाइक तो बाइक होती है, लेकिन अपने उधर झारखंड में बाइक भी गाड़ी है, इसीलिए ये कन्फ्यूज़न है। बहरहाल, तो बाइक में वो लड़की बैठ गई और ये चंद्रभान उसको लेकर जाने लगा। तभी अंधेरा था, और कंजूर मार्ग में जहाँ ये स्लम है, जहाँ का ये लड़का रहने वाला है, उस स्लम से बमुश्किल 2 किलोमीटर पहले जो कंजूर मार्ग के जंगल हैं, वहाँ मैंग्रोव्स के पेड़ हैं, उन जंगलों के पास ले जाकर इसने बाइक सड़क के किनारे रोक दी, ये कहते हुए कि मेरी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, आप नीचे उतरिए। तो लड़की क्या करती, बाइक से नीचे उतर आई, और इससे पहले कि वो पेट्रोल जुगाड़ करने, इंतज़ाम करने के बारे में बातचीत करते, चंद्रभान ने उस लड़की के साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी और उसका रेप करने की कोशिश की। लेकिन लड़की ने इसका विरोध किया। आप समझिए कि उस लड़की के दिल पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी, वो कितनी घबरा गई होगी। रात का अंधेरा, जाड़े के दिन, सुनसान जंगल, दूर दूर तक कोई नहीं, और एक अजनबी आदमी वो इस लड़की के साथ बदतमीज़ी कर रहा है। तो लड़की की हालत कैसी हुई होगी। लड़की ने बहुत चीखने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रभान जब नाकाम रहा उसका रेप करने से, तो उसने लड़की को पहले पटक कर ज़मीन पर गिरा दिया, और गिराने के बाद पत्थरों से कुचल कर
उसकी हत्या कर दी दर्दनाक तरीके से। और हत्या करने के पीछे जो मोटिव था वो मोटिव बेसिकली रेप करना नहीं था। रेप तो उसको लगा कि ये आसान शिकार है, लड़की है, मिल गई है तो रेप भी कर लूँ, ये उसके दिमाग में ये जिसे कहते हैं कि वो प्लानिंग ऑल ऑफ सडन आई थी, लेकिन टारगेट उसका था लूटने का ही। तो इसीलिए जो अल्टीमेट टारगेट था उस टारगेट पर वो जिसे कहते हैं कि उस पर वो कायम रहा। और इस लड़की की हत्या करने के बाद उसने उस लड़की का लैपटॉप और जो सूटकेस और ट्रॉली बैग ये सारी चीज़ें थी वो सब उठाई, ले ली अपने कब्जे में और लेकर वो अपनी झुग्गी में चला गया 2 किलोमीटर आगे। वहाँ जाने के बाद उसने रियलाइज़ किया कि अरे मैं लड़की की मैंने हत्या कर दी, सब सामान तो मैं लूट के आ गया, लेकिन उसका मोबाइल फ़ोन रह गया, वो मुझे लेना चाहिए। इसके पीछे उसकी 2 बातें थी। एक तो उसको लगा कि मोबाइल फ़ोन कीमती चीज़ है, वो मिल जाए, और दूसरा उसको ये भी लगा कि अगर मोबाइल फ़ोन मैं उसकी लूट लूँगा, अब तो खैर वो मरी गई थी, तो अगर उठा कर ले आऊँगा तो पुलिस को इस मामले के इन्वेस्टिगेशन में भी दिक्कत होगी। तो इसके बाद उसने अपने पड़ोस में रहने वाले नंद कुमार साहू नाम के एक लड़के को, जो उसका दोस्त था, उसको जगाया। ये चंद्रभान तो बेसिकली नासिक का रहने वाला था, मैंने आपको बताया, वहीं से वो पकड़ा भी गया। ये नंद कुमार साहू बेसिकली झारखंड का रहने वाला था। तो नंद कुमार को जगाया और बोला कि यार चल, मैंने कांड किया है और वहाँ से मुझे एक मोबाइल फ़ोन है वो उठा कर लाना है। तो ये मोबाइल फ़ोन ढूंढने के लिए वहाँ कंजूरमार्ग के जंगलों में गए। वहाँ काफ़ी कोशिश की लेकिन मोबाइल फ़ोन उसको वहाँ मिला नहीं, और तब तक सुबह की रोशनी जो है वो होने लगी थी। तो फाइनली इन दोनों ने मिलकर अपने बाइक से पेट्रोल निकालकर एस्थर अनुया की लाश को भी जलाने की कोशिश की। थोड़ा पेट्रोल डाला, आग भी लगाई, लेकिन चूंकि पेट्रोल ज़्यादा नहीं डाल पा रहे थे बाइक से, तो आग जो है वो, लाश जो है वो अधजली हालत में ही रह गई और ये दोनों वहाँ से फरार हो गए। तो इस तरह से इस मर्डर को अंजाम देकर ये दोनों लोग वहाँ से भागे। पुलिस जो है उसने किस तरह से इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया ये तो मैंने आपको बताया ही। पुलिस ने जब इसको पकड़ा चंद्रभान को, और चंद्रभान से कहा कि तुमने सेक्सुअल अब्यूज़ या अटेम्प्ट टू रेप जैसी चीज़ भी उस लड़की के साथ की, तो उसने बिल्कुल ही मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि मोलेस्टेशन की बात पर वो एग्री हुआ, कहा कि हाँ मैंने मोलेस्ट तो उसको किया था, लेकिन रेप की बात से उसने मना कर दिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो उसका साथी था नंद कुमार साहू, जो एग्जैक्टली मर्डर में तो इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन मर्डर के बाद सबूत मिटाने में जिसकी भूमिका थी उसके दोस्त के साथ मिलकर, उस नंद कुमार साहू ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में ये कहा कि इस आदमी ने जो है उसके साथ रेप की भी कोशिश की थी और ये बात उसने हमें बताई है। एक जो क्रिमिनल होता है उसका किसी घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस की गिरफ्त में आकर अपना जुर्म कबूलने से पहले उस घटना से रिलेटेड कोई बात किसी को बताना और कोई राज किसी को बताना, वो भी एक एविडेंस के तौर पर अदालत में पेश किया जाता है। और उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है वो चंद्रभान सनाफ ने किया था और नंद कुमार साहू के सामने किया था। तो इस मामले में पुलिस ने चंद्रभान को तो गिरफ्तार किया ही, उस पर अटेम्प्ट टू रेप और मर्डर के चार्जेस थे और 201 आईपीसी भी लगाई गई थी, जिसका मतलब सबूत मिटाना। और नंद कुमार साहू को मर्डर में तो नहीं, लेकिन सबूत मिटाने में और मर्डर के मामले में सबूत मिटाने के जुर्म में पुलिस ने पकड़ा था। तो इस तरह से एक ऐसा क्रिमिनल जो चोरी झपटमारी के मामले में हैबिचुअल था, जिसने एक लड़की को अगवा कर उसकी बड़े शातिराना तरीके से हत्या कर दी थी, उसे मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने उसके सहयोगी के साथ, उसके दोस्त के साथ गिरफ्तार कर लिया। और इस मामले में जो एक बहुत ख़ास पहलू है, जो मैंने पहले आप लोगों को बताई ज़रूर, लेकिन एक बार रिमाइंड कर देना चाहता हूँ, वो ये कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस इसी चंद्रभान सनाफ को समझिए पकड़ चुकी थी, लेकिन उसके हाथ से ये सनाफ बिल्कुल फिसल गया था, क्योंकि उसने गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को वो गुमराह करने में कामयाब रहा। उसने अपना झूठा मोबाइल नंबर पुलिस को दिया और साथ ही ये बताया कि वो घटना के समय वहाँ पर नहीं था, और उसने जो भी कहानी सुनाई झूठी सच्ची। तो जीआरपी जो है इस चंद्रभान सनाफ की उस फर्जी स्टोरी से कन्विंस्ड हो गई थी, लेकिन क्राइम ब्रांच फर्जी स्टोरी से कन्विंस्ड नहीं हुई। और जिस तरह से क्राइम ब्रांच ने देखा कि वो चंद्रभान और उसका साथी नंद कुमार वो दोनों फरार हैं अपने अपने घर से, तो उस चीज़ से उनको ये यकीन हो गया कि हो ना हो
ये दोनों इस क्राइम में शामिल हैं। फाइनली जब पूछताछ हुई तो इन्होंने न सिर्फ जुर्म कबूला बल्कि चंद्रभान की निशानदेही पर एस्थर अनुया का जो बैग था, जो बिलोंगिंग्स थे, ट्रॉली बैग और लैपटॉप और दूसरी चीज़ें, वो सारी चीज़ें चंद्रभान के पास से पुलिस ने रिकवर भी की। और इस तरह से 5 जनवरी 2014 की सुबह को कुर्ला में जो हत्या की घटना हुई थी, उस मामले को पुलिस ने ठीक 2 महीने बाद 4 मार्च 2014 को फाइनली सुलझा लिया और ये काम कर दिखाया मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने। तो ये थी आज की स्टोरी जो मैंने आप सबको सुनाई। और अब मैं आप लोगों ने जो पिछले वीडियो में कमेंट्स किए थे उस कमेंट पर आता हूं और कुछ कमेंट्स मैं पढ़कर आप लोगों को सुनाऊंगा और कुछ कमेंट्स का मैं जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। जितना धैर्यपूर्वक आप लोगों ने ये कहानी सुनी, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ मेरे साथ थोड़ी देर और बने रहिए, ताकि जब मैं कमेंट्स पढ़ूं तो आप लोग वो भी जो है सुने। और हो सकता है कि सारे लोगों के कमेंट्स मैं ना पढ़ पाऊँ, तो कम से कम कुछ लोगों के नाम भी पढ़ूंगा, तो ये जो 2 वे कम्युनिकेशन है हम लोगों का वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होगा। और मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ना, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये अच्छा ही लगता होगा। KH143 के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। किस बात से सहमत हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन पिछली बार मैंने सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर कुछ बातें कही थी। मुझे लगता है कि उस बात से ये KH143 के नाम से जो आईडी है, जिनकी भी आईडी है वो सहमत है, मुझे ऐसा लगता है। एनीवे, ये मनोज कुमार जी हैं, इन्होंने सर नमस्ते लिखा है। आई एम मनोज कुमार, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट से हैं और ये जमशेदपुर से हैं। इन्होंने कहा है कि वो रेगुलर हमारी स्टोरी सुनते हैं, उन्हें मेरी और शम्स ताहिर खान साहब की जो स्टोरी है वो सुननी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच मनोज कुमार जी, आप जमशेदपुर से हैं ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। और आपको तो पता है मैं भी जमशेदपुर से हूँ, इसीलिए जब अपने होम टाउन का जिक्र होता है तो थोड़ा आदमी इमोशनल और नॉस्टैल्जिक फील करता ही है, मैं भी करता हूँ। नवीन नेगी, accept chook and apologize. I am ashamed of myself that I made a mistake and recognizing your true face. Last one, keep thinking for liking you. नवीन नेगी जी ने ये बातें पता नहीं किसके लिए लिखी हैं, लेकिन अगर मेरे लिए लिखी हैं तो मैं समझ नहीं पाया कि ऐसी क्या भूल या क्या गलती मैंने की कि वो मुझसे इतना नाराज़ हैं। नवीन जी थोड़ा और खुलकर लिखें, बताएं तो बात और समझ में आएगी। अज़हर मंसूरी साहब ने गुड सर लिखा है, वेरी नाइस सर भी लिखा है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, नवीन नेगी जी ने लिखा है कि बहुत सरकास्टिक हो। सरकाज़म इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमर ऑल्सो, तो आप इसको पॉजिटिवली लीजिए। मुझे नहीं पता नवीन नेगी जी कि मैंने कौन सा सरकाज़म किया आपके साथ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कोई दुर्भावना आपके प्रति या किसी के प्रति भी मेरे मन में नहीं है। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मुझे नहीं पता कौन सी बात है, अनकंडीशनल अपोलॉजी या माफ़ी मेरी तरफ से आप स्वीकार कीजिए, बहुत विनम्रता से। अच्छा, उन्होंने बहुत गुस्से में है, इन्होंने ये भी लिखा है कि इतना मीठा अच्छा नहीं होता, शुगर हो जाती है। खैर, नवीन नेगी जी के कमेंट्स और मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स उन्होंने कर दिए हैं। फैयाज़ ऑफिशियल के नाम से भी एक कमेंट है। इसके अलावा शिव शंभू जी ने ये कहा है कि मेरे जो पुराने वीडियोज़ हैं वो क्राइम तक पर नहीं मिलते हैं, जबकि शम्स ताहिर खान साहब का मिलता है, तो कुछ ऐसा करूं कि क्राइम तक पर पुराने वीडियोस मिला करें। ठीक है, मैं थैंक यू शिवा जी, मैं कोशिश करूंगा। रितु सनन ने अपना गाना जो है वो उसका लिंक जो है शेयर किया है क्राइम तक पर, आप लोगों को वक्त मिले तो प्लीज़ उनका भी गाना सुन लीजिए। ब्यूटीफुल वीडियो के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है सर आई एम योर बिग फैन। जेमिमा ज़्यादा लिखती हैं कि ऐसा ही एक इंसिडेंट पंजाब में भी हुआ था और जो आदमी इलिसिट रिलेशन में इन्वॉल्व था उसके लिए इनका सरकज़म है कि वो सही मज़े ले रहा था। खैर, जो भी मज़े ले रहा हो, मज़ा तो मैं नहीं कहूँगा, ये उसकी सोच है, उसका नज़रिया है कि वो शादीशुदा होने के बावजूद 2 और लोगों के साथ इन्वॉल्व है, 2 और महिलाओं के साथ इन्वॉल्व है, और वो भी एक ही फैमिली के। अब उसको जेल में चक्की पीसनी पड़ रही है, ये तो बात आप देख ही रहे हैं कि मज़ा अब क्या ले रहा है वो। राजू चौधरी, इन्होंने लिखा है कि दोपहर को ये जो कहानियाँ, ये जो वाक़ये मैं सुनाता हूँ, ये सुनना उनको बहुत अच्छा लगता है। और रात को जो है, अच्छा वो लिख रहे हैं कि दोपहर को आप जो स्टोरीज़ सुनाते हैं वो मैं रात को सुनता हूँ क्योंकि दोपहर को मैं अक्सर दफ्तर में होता हूँ। डांस टू हिल के नाम से एक आईडी है और उन्होंने अपने चैनल को सपोर्ट करने के लिए कहा है। मीरा शेख, इन्होंने कंप्लेन किया है
और अपने ही कमेंट पे उन्होंने और भी कमेंट किया, उन्होंने लिखा है कि वॉइस जो है वो बहुत कम रहती है, इसको ठीक किया जाए। तो हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। इनफैक्ट जब मैं ये रिकॉर्ड करता हूँ इसके बाद इसका ऑडियो विजुअल क्वालिटी चेक करके हम अपलोड करते हैं, लेकिन पता नहीं इसके बाद भी वॉइस को लेकर कभी कभी कंप्लेंट्स क्यों आते हैं। तो हम फिर से उसको जिसे कहते हैं कि लुक आफ्टर करने की कोशिश करेंगे, और तब तक आप भी अपने मोबाइल का वॉल्यूम जो है पूरी तरह फुल करके देखने की कोशिश कीजिए। ऑल्दो मैं आपको बताऊं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप गलत कह रही हैं या आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है। मैं जब अपना वीडियो सुनता हूँ अपने मोबाइल में तो ऑडियो काफ़ी ठीक ठाक आती है। आपको एक झलक सुनाऊँ? पिछले महीने 20 अगस्त को एक बहुत अजीब घटना हुई, बड़ी घटना। अब देखिए, आपको मुझे पूरा यकीन है कि ये जो ऑडियो है इस माइक के ज़रिए आप तक पहुंच रहा होगा, तो यहाँ तो ऑडियो ठीक है, आपके पास कम क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा। साउथिया क्रिश के नाम से एक आईडी है, उन्होंने नमस्कार बैनर्जी लिखा है और सैड स्टोरी कमेंट किया है। राहुल सोनार जी उन्होंने लिखा है कि क्राइम तक की स्टोरीज से ही उनको नींद आती है, थैंक यू फॉर स्टोरीज। निकुंज नवनीत, लव यू सर, लवली वॉइस, उन्होंने ये भी लिखा है। अमन राय, सर वी लव यू एंड आज तक। सुरजीत कुमार मंडल, सर आपने मेरा मैसेज देखा बट आपने बताया नहीं आप जमशेदपुर में कहाँ रहते हैं, और मेरी भतीजी बोली कि उसका नाम बोल दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, उन्होंने कई बार लिखा है। भतीजी का नाम है स्वीटी मंडल, तो बिल्कुल भतीजी का मैं नाम लेता हूँ। स्वीटी मंडल वेलकम, आप भी क्राइम तक की स्टोरी सुनती हैं, जानकर अच्छा लगा। और सुरजीत, मैं आपको बताऊँ जमशेदपुर में मेरा जो घर है वो बिल्कुल एक कोने पर है। बारीडी एक लोकेलिटी है, एक इलाका है, आप ऑब्वियसली जमशेदपुर के हैं तो आप जानते होंगे, बारीडी में ही मेरा घर है। और कभी और मौका मिला तो अपना घर का पता भी बताऊंगा। अमन राय, इन्होंने गुड लिखा है। यंगचेन टी शोमू भूटिया, सर मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और मेरे मॉम को भी आपकी स्टोरी सुने बिना नींद नहीं आती है, प्लीज़ आप मेरे मॉम का नाम ज़रूर लेना। मॉम का नाम उन्होंने लिखा है डोमा भूटिया, ठीक है। यंगचिन और आपकी माताजी डोमा, माताजी को मेरा नमस्कार पहुँचे, और यंगचिन जी आपको भी मेरी ओर से हाय। काजल शेख, गुड नाइट सर, गुड वर्क, इन्होंने लिखा है। स्वप्निल राज, सर मिस्ट्री वाली स्टोरी सुनाइए। नचिकेत एम, इन्होंने लिखा है कि सुरेश रैना की फैमिली पर जो हमला हुआ था उसके बारे में कुछ बताइए। ये एक घटना तो है। हिमांशु मंडिल के नाम से एक आईडी है, हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने लिखा है कि रिया का जो इंटरव्यू है वो शम्स ताहिर खान साहब करते तो ज़्यादा अच्छा होता इंस्टेड ऑफ किसी और के करने के। और बाकी हिमांशु मंडल जी ने पिछली बार लिखा था कि उनका अपनी वाइफ से झगड़ा हो गया है लेकिन मैंने उनसे कहा था कि आप रिकन्साइल कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, लड़के तो जाहिर है लड़ाई का हासिल कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब समझौता हमने कर लिया, साथ में खाना खा रहे हैं और खुशहाल है मामला, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। ब्रिजराज सिंह जी, बैनर्जी सर आपको कोई भी नहीं खरीद सकता, आपको दिल से सैल्यूट। ब्रिजराज सिंह जी थैंक यू, आपने मेरे बारे में ऐसी राय रखी और इतना हाई ऊंचा मुकाम जो है मुझे अपनी निगाहों में दिया है, तो मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं और बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आप ऐसी सोच रखते हैं मेरे बारे में। आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं बहुत जल्दी से। मैंने आपको बताया था कि पंजाब में मैं कई साल रह चुका हूँ, रिपोर्टिंग कर चुका हूँ, तो और भी राज्यों में रहा हूँ। तो जब मैं आज तक में मैंने नया काम करना शुरू किया तो पंजाब से मेरे पास मेरे एक जानने वाले आए, तो ही वॉज नोन टू मी, और आने के बाद उन्होंने मुझे कोई स्टोरी बताई, क्राइम की खबर। और क्राइम की खबर बताने के बाद चूँकि वो आए थे मुझसे मिलने के लिए पंजाब से, तो मैं गुडविल जेस्चर के तहत जो है उनको दफ्तर के नीचे छोड़ने के लिए आ गया। तो उन्होंने क्या किया, अपनी मुट्ठी में उन्होंने कुछ पकड़ रखा था, वो सारी चीज़ें उन्होंने मेरी पैंट की जेब में एक तरह से ठूंस दी। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया कि नीचे उतरने के बाद जब हम लोग चाय पीने जा रहे हैं, उनको छोड़ने जा रहे हैं, वो मेरी जेब में क्या ठूंस रहे हैं। तो मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई। फिर जैसे उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला, मैंने पैंट की जेब में हाथ डाला और मैंने निकाला जो भी सामान उन्होंने रखा था मेरे पॉकेट में। उस समय ये 2000 का नोट नहीं आया था, तो मैंने देखा कि 500-500 के नोट की गड्डी थी, और देखते ही मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा अरे रखिए साहब, आप खबर चलाइएगा, ये क्या बात हो गई, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई और मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि लोग जो है किस तरह की राय आपके बारे में रखते हैं या बना लेते हैं बिना ये जाने समझे हुए कि आप उस लाइन में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। तो मैंने फिर बहुत सा सम्मान उनको वो रुपए वापस किए
और अब मेरे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी कि मैं वो खबर चलाऊं, नहीं तो शायद उनको ये लगता कि भाई पैसे नहीं लिए, तो इसी संकोच वश जो है वो खबर भी नहीं चल रही है। तो एनीवे खबर चलने वाली थी। खबर देखिए कोई भी टीवी पर या किसी भी न्यूज़ चैनल पर या पोर्टल पर या पेपर में तभी अपीयर होती है जब अखबार का संपादक या न्यूज़ चैनल का जो न्यूज़ डायरेक्टर होता है उसको उस खबर में एक वेटेज समझ में आती है। कई बार आपको ये लग सकता है कि यार यहाँ मर्डर हो गया और आपको इसमें बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन दिक्कत ये है कि हर मर्डर जो है उसको न्यूज़ चैनल में या न्यूज़पेपर में जगह नहीं मिल सकती। ये इतना बड़ा देश है, करोड़ों लोगों का, तो सैकड़ों मर्डर होते हैं, लेकिन सारे लोगों को हर मर्डर में सच तो यह है कि इंटरेस्ट भी नहीं होता। अभी अगर मैं बांदा, चित्रकूट, गोरखपुर और झुमरी, तिलैया, कोडरमा, दूर दराज, मछलीपट्टनम वहाँ के मर्डर की एक एक कहानियाँ बड़ा बड़ा अखबार में प्रिंट करने लगूँ या टीवी चैनल पर दिखाए जाने लगे तो आप लोग खुद ही नहीं देखेंगे। लेकिन वहीं एक सेलिब्रिटी की रहस्यमयी मौत हुई है सुशांत सिंह की, तो चूंकि हर आदमी सुशांत को जानता है तो वो कनेक्ट करता है अपने आप को, तो इसीलिए उनकी खबर जो है वो ज़्यादा दिखती है। तो इसको आप विडंबना कहिए या आप इसको जो नाम दीजिए, लेकिन यही सच है कि सारी खबरें जो है वो नहीं आ पाती हैं। तो ये एक बात थी, मुझे लगा कि उस पैसों के किस्से के साथ ये बात जुड़ती है, तो मैंने आप लोगों को लगे हाथ ये बात बता दी। चूमी बोरा जो है, इनका भी कमेंट है, इन्होंने लिखा यू आर माई फेवरेट, यू शुड कम रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच चूमी जी, थैंक यू अगेन। राहुल कुमार जी, इन्होंने लिखा है कि सर आपके हाथ में जो एप्पल का फ़ोन है उसे तकरीबन 3-4 साल तो हो ही गए होंगे। बिल्कुल हो गया है, ये एप्पल का फ़ोन जो है वो काफ़ी थक गया है लेकिन अभी चल रहा है, अभी चलेगा कुछ दिन और। इन्होंने कहा है कि सर साउंड थोड़ा तेज़ करो, सुनाई देगा हमें, धन्यवाद। साउंड के बारे में तो मैंने आपसे बात कर ही ली। सबीना गुरुम जी है, इन्होंने लिखा है कि रेगुलर लिसनर हैं वो, और आज तक और क्राइम तक, और मेरी वॉइस जो है उन्होंने उसके लिए अमेजिंग लिखा है। अतुल गौड़ जी ने बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं और ये बहुत समय से मुजफ्फरपुर के नवरूना मर्डर केस के बारे में जानना चाहते हैं। अतुल जी, मैंने अभी खबर को दिखाए जाने और उसकी स्टोरी दिखाए जाने को लेकर जो बात कही उस एंगल से ज़रा सोच कर देखिएगा, और लेकिन फिर भी मैं मना तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कभी ऐसा मौका आए कि नवरूना मर्डर केस को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर पाएँ। फ़िलहाल तो मेरी ओर से इतना ही। जैक स्पैरो ने भी कमेंट किया है, तापस विश्वास का भी कमेंट है, बलतेज ब्रार, मनोज प्रभाकर, मीता भट्टाचार्य जी, अजय जांगीड़, मोहम्मद इमरान, आदित्य वर्मा, अविनाश कुमार, रमेश पहाड़ी, प्रभाकर गरड़, केवल सिंह, शाह मुरुगेश, हाँ नानू वैशाली जी, इनका नाम तो मैं ज़रूर लूँगा। इन्होंने लिखा है कि घटिया और चमचे हो तुम सब, बहुत बेकार हो। तो नानू वैशाली जी बहुत नाराज़ हैं, इन्होंने मतलब जिसे कहते हैं कि सर्टिफिकेट अपनी तरफ से दे दिया हमें। मरियम काशिफ जी है, स्वाति सरा, इन्होंने ये लिखा है कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आप अपने मैसेजेस जो हैं लोगों के वो बहुत कन्वे करते हैं और बहुत कामली करते हैं। आई वंडर व्हाई पीपल आर रिएक्टिंग दिस मच ऑन SSR डेथ where there are many innocent people, even kids get killed every day। बिल्कुल स्वाति जी, मैंने आपको बताया ना कि लोग रिलेट करते हैं बेसिकली किसी ऐसे आदमी से जिसको वो जानते हैं, और कभी उस आदमी का किसी के जीवन में रोल होता है। देखिए, एक फिल्म स्टार जो है वो सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं होता, एक फिल्म स्टार जो है वो बहुत सारे लोगों का आइडियल होता है। वो फिल्मों में जो अच्छे बुरे किरदार निभाता है, नेगेटिव लोग किसी विलन को अपना आइडियल मान लेते हैं, उसकी तरह जीना और कुछ करना चाहते हैं। पॉजिटिव लोग जो है हीरो को अपना आइडियल मानते हैं। तो इसीलिए सुशांत की मौत पर लोग इतने विचलित हैं। वो विचलित होना लाजमी भी है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि और लोगों की तकलीफ़ों पर भी ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। परम राजपूत, कैलाश नाथ, दीपेंद्र सिंह, सतीश पाटिल, प्रीतम राजपूत, मेरी क्रॉम्पटन, दीपू गाट, अंकित बिष्ट, सलमान रेयान, आरती शर्मा, अंकित बिष्ट, बजरंग यादव, नूर आलम, अंजलि वाल, संदीप बेनीवाल, मेहरून निशा, कृष सोलंकी, बिजॉय, अंजलि वाल, शिव सिंह, गुरप्रीत सिंह, मामूनी दास, आवर लाइव्स के नाम से भी एक आईडी है, साजिद मोहम्मद के नाम से भी आईडी है, नीतीश कुमार, रामू सिंह और साजिद, राहुल शिंदे, गुड़िया सिंह। तो कुल मिलाकर बहुत सारे आप जैसे प्यारे प्यारे दर्शकों ने कमेंट किए हैं। इतने सारे कमेंट्स तो आप समझ सकते हैं कि मैं ना पढ़ सकता हूँ, ना इतने लोगों के नाम आज ले सकता हूँ एट वन गो। जिन लोगों के नाम या कमेंट आज मैं नहीं पढ़ सका, मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा कि प्लीज़ वो इसको अदरवाइज़ ना ले। कोई पिक एंड चूज़ नहीं है कि जानबूझकर किसी का नाम या कमेंट पढ़ा और किसी का नहीं पढ़ा।
अगली बार जब आपका नाम या मैसेज आंखों के सामने अपीयर होगा या मैं उसे देख पाऊंगा तो मैं उसे ज़रूर पढ़ूंगा। आज जिनका नाम या कमेंट नहीं पढ़ पाए उनसे मैं माफ़ी मांगता हूं, और प्लीज़ हमारे साथ आप बने रहिए और इसी तरह से क्राइम तक को और आज तक को अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मुझे और मेरे सहयोगी दीपक सिंह को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।